सीजन 4 का दूसरा एपिसोड लाइफ अमंग द सेप्टिक्स कुख्यात BAH के साथ शुरू होता है, जिसमें हम शहरी पड़ोस की तस्वीरें देखते हैं, जिसमें हिप्नोटाइज गाना बजता है। एक कार कम आय वाले आवास परियोजना पार्किंग में रुकती है और विल फेरेल द्वारा अभिनीत कोच ब्रिंक बाहर निकलता है, एट्रेन को अपने साथ घर आने और हुड छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है। सिनेमेटोग्राफर एडम बॉर्के PAJ बर्न चिल्लाते हैं कट और गर्व के साथ यह घोषणा करके फेरेल का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वाल्ट्स करते हैं कि वह ऑस्कर जीतने वाला प्रदर्शन देने वाले हैं। एट्रेन के साथ उनकी बातचीत कम उत्साहपूर्ण है क्योंकि स्पीडस्टर सुपर फिल्म की स्क्रिप्ट से असहज है, क्योंकि यह उसके जीवन और उसके भाई को ड्रग डीलर के रूप में चित्रित करने के बारे में अशुद्धियों से भरी है। ब्लैक नोयर भी फिल्मांकन स्थान पर होता है और वह किसी तरह से बात कर रहा है। जाहिर है कि वह पहले से अलग व्यक्ति है। एनी एक सहकर्मी के बिस्तर के पास बैठी है, जिस पर अस्पताल में होमलैंडर के मुकदमे के बाहर उपद्रव के दौरान होमटीमर्स ने हमला किया था। टीवी पर वॉट न्यूज शो देखते हुए उसे पता चलता है कि 2 अश्वेत पुरुषों पर 3 होमटीमर्स की हत्या का आरोप है, जिन्हें राजनीतिक शहीदों के रूप में स्थापित किया गया था। अब यह पता चला है कि ह्यूगी की मां वॉट द्वारा वोटैलिटी कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त की गई है और वह अपने पिता के अस्पताल के कमरे में बैठकर उसका सामना करता है। जब डैफ्नी एक हैरान ह्यूगी को बताती है कि उसके पिता पिछले 2 सालों से फिर से उसके संपर्क में हैं और उसे पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए अपनी वसीयत को अपडेट किया है, तो ह्यूगी क्रोधित हो जाता है और अस्पताल के कमरे से निकल जाता है। एक दृश्य में किमिको को स्पीच थेरेपी के लिए जाते हुए देखा जाता है, लेकिन जब चिकित्सक उसके माता पिता के बारे में पूछता है तो वह अचानक चली जाती है। जब वह आखिरकार वॉयज के कार्यालय में प्रवेश करती है तो बुचर अपने साथियों को सूचित करता है कि वह मर रहा है और उसे मतिभ्रम हो रहा है। उसे एक तरफ खींचकर मदर्स मिल्क लाज अलोंसो उसे टीम से निकाल देता है, यह कहते हुए कि वह एक बोझ बन गया है। रयान, कैमरून क्रोवेटी, सिस्टर सेज, होमलैंडर और एशले बैरेट, कोल्बी मिनिफी द्वारा वॉट टावर में एक पिच सुनी जाती है। रयान को उसका पहला सुपरहीरो आउटफिट दिया जाता है और उसका नाम होम बॉय रखा जाता है। होमलैंडर और एशले इस प्रस्ताव से बहुत खुश हैं, लेकिन सेज का कहना है कि अगर वॉट चाहता है कि लोग वास्तव में उसे अपना आदर्श माने तो रयान को पहले स्वाभाविक रूप से जन्मे सुपर के रूप में अपना नाम बनाना होगा। एशले लिफ्ट में सेज से भिड़ जाती है क्योंकि वह होमलैंडर के उसके साथ गठबंधन से और अधिक ईर्ष्यालु हो रही है। वॉट परिवार के स्वामित्व वाले होटल में उसके GPS निर्देशांक का पता लगाने के बाद MM ने लड़कों को सिस्टर सेज के बारे में बताया। एनी, जो सोचती है कि एट्रेन 3 होमटीमर्स की मौत का कारण थी और ह्यूगी पीछे रहने का फैसला करते हैं। ब्लैक नोयर और द डीप की मौजूदगी में रयान ने अपना पहला सेव अभ्यास शुरू कर दिया है। एशले को ब्रेक के दौरान डीप द्वारा परेशान किया जाता है और उसे धमकी दी जाती है। जब MM, किमिको, फ्रेंची और अन्य होटल पहुंचते हैं तो बुचर एक निजी नागरिक के रूप में चुपके से वहां पहुंच जाता है। उसके बाद वे चारों ट्रूथ कॉन नामक एक षड्यंत्र सिद्धांतकार सम्मेलन में जाते हैं, जहां किमिको को अपने शुरुआती वर्षों की यादें आने लगती हैं, जब उसे दूसरे बच्चों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। ऑल्ट राइट सुप और इंटरनेट सेलिब्रिटी फायर क्रैकर, वेलोरी करी, स्टारलाइट और हॉलीवुड पीडोफाइल कैबल नामक एक पैनल चर्चा की मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें बुचर, MM और फ्रेंची शामिल होते हैं। जब फ्रेंची फायर क्रैकर के दाहिने हाथ स्प्लिंटर रॉब बेनेडिक्ट का पीछा कर रहा होता है तो MM उसे अपने पीछे चलने के लिए कहता है। कन्वेंशन फ्लोर पर टहलते समय उसका सामना नशे में धुत किमिको से होता है, जो उसे कॉलिन के साथ डेटिंग शुरू करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है। वह उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर देता है कि उनका रिश्ता कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। सोना में छिपकर प्रवेश करते हुए दोनों को पता चलता है कि स्प्लिंटर और उसकी प्रतियां एक दूसरे का सेवन कर रही हैं, जबकि उनमें से एक फायर क्रैकर की तस्वीर में लिप्त है। ह्यूगी और एनी अपने वाहन से एट्रेन पर जासूसी करते हैं और एनी अपने प्रेमी से कहती है कि उसे अपने प्रशंसकों द्वारा सुपरहीरो नाम स्टारलाइट से जाना जारी रखने से असहज महसूस होता है, जिसका मालिक वॉट है। गले लगाओ।